तो भाई देखो आपकी ना 4 यूनिट है, ठीक है। इस पेपर में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आवृतबीजी एवं प्रौढ़ी की विकास है ना, आवृतबीजी पादप। तो आवृतबीजी पौधों में देखो 4 यूनिट है ना जो तुम्हारी, एक बार फिर से बता देती हूँ। आपका 3rd तो पेपर है ये, ठीक है, बॉटनी का। और 3rd पेपर में आपके 4 यूनिट है, जिनमें से पहली यूनिट जिसमें टेक्सोनॉमी के बारे में है, क्लासिफिकेशन वगैरह, हर्बेरिया, मैनुअल, ये सब है। उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन है, इसी में यानी वर्गीकरण है, बेंथम हुकर की पद्धति है, और बेंथम हुकर के अलावा जो है वो एंगलर और प्रेंटल जो है उनकी है, उसका तुलनात्मक अध्ययन वगैरह वो सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगला इसी में जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक रूप से कुछ स्पीशीज है, कुछ फैमिलीज है, सॉरी, उन फैमिलीज का अध्ययन करना है कि क्या कैसे हमको जरूरत है। जैसे ब्रेसी कैसी है, पैपेवरेसी है ना, पाइपर, ठीक है, पैपिवरेसी फैमिली हो गई, ब्रेसी कैसी हो गई, रेननकुलेसी हो गई, उनका पूरा अध्ययन करना है, ठीक है, फैबेसी, ये सब है। उसके बाद आपकी है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में केवल फैमिलीज ही फैमिलीज हैं, कुल ही कुल हैं, पादप कुल हैं, कुछ विशेष पादप कुल हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट के बाद आपकी 3rd यूनिट आती है। 3rd यूनिट में आपका जो पुमुंग, जायांग वगैरह है, यानी कि परागकण का विकास, परागकण, और जायांग के अंदर क्या बनेगा, अंड कोशिका, तो अंड कोशिका का विकास, ठीक है, परागण की क्रिया वगैरह ये सब है। उसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट, इतना ही है बस। 4th यूनिट के अंदर जो है आपका वो है भ्रूण विकास, ठीक है। तो देखो भाई, ये यूनिट और ये यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट का केवल ये पार्ट बचा है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह, और उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट रह जाएगी। वैसे आपकी सेकेंड यूनिट जो है उसकी पूरी फाइल बनती है, प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, तो आपको वो डिटेल में करवाऊंगी मैं, क्लियर। तो ये पूरा होने के बाद आपकी बुक फिनिश हो जाएगी, मतलब आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते रहो। तो उसके बाद आगे जो अब हमें पढ़ना है उसमें आपका सिलेबस जो है ना, फर्स्ट यूनिट का, उसमें लिखा है कि कुछ पौधे हैं जिनमें आपको विभिन्नताएं पढ़नी है, ठीक है, और उनके आर्थिक जो है वो महत्व के बारे में बताना है। कौन कौन सी फैमिली है वो मैं लिख देती हूँ, रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, पैपेवरेसी, मालवेसी, फैवेसी और कैरियोफिलेसी और एपिएसी, ठीक है। इनको हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको मैं करवा रही हूँ, क्योंकि फिर देखो मैं करवाऊंगी पूरी, आपको सारी फैमिली, सारे कुल पादप कुल पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको ये जरूर अपडेट, क्योंकि अभी धीरे धीरे अपडेट आएगी ना, क्योंकि कोरोना काल की वजह से आपका जो सिलेबस है उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, कुछ कम हो जाए, लेकिन हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3rd ईयर है। 3rd ईयर के बाद फिर तो कोरोना तो इस साल का, लेकिन पढ़ाई तो 8 साल की है। तो इसलिए आपका कोई भी सिलेबस में से क्या कट हुआ है क्या नहीं कट हुआ है उससे मतलब नहीं है, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपके लिए कि कौन कौन सी फैमिलीज आपको जो पढ़नी है, ठीक है। एक पढ़नी है आपको रेननकुलेसी, ठीक। रेननकुलेसी के बाद आपको अगली देखनी है फैबेसी, फैबेसी के बाद अगली रेननकुलेसी हो गई, फैबेसी हो गई, उसके बाद अगली जो आएगी वो आपको पढ़नी है एपिएसी, ब्रेसिकेसी, और उसके बाद कैरियोफिलेसी, ठीक। और इसके अलावा एक जो और है मालवेसी,
मालवेसी। ठीक है, इसके बारे में आपको केवल इतना पढ़ना है कि पौधे जो है बाकियों से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये आपका फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है ये फैमिलीज तो। ठीक, फिर उसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है ना, उसके अंदर जो फैमिली दी गई हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी इनके तो केवल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि ज्यादातर इनके बारे में आर्थिक विज्ञान के बारे में आर्थिक महत्व पूछा जाएगा ज्यादातर जो है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो जो फैमिलीज है वो हैं रूबिएसी, एस्ट्रेसी, एपोसाइनेसी। ठीक है, ये सारी जो फैमिलीज हैं, ठीक, कौन कौन सी होंगी? रूबिएसी, एस्ट्रेसी, एपोसाइनेसी, कॉन्वोकुलेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेवेसी, चिनोपोडिएसी, ठीक है, लिलिएसी, एस्टेरेसी, पोएसी, ठीक, एरेकेसी, ये सारी फैमिलीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेकेंड यूनिट नहीं, अभी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक रह गया उसे पढ़ते हैं। ठीक है, इनके आर्थिक महत्व के बारे में बताना है, और उसके बाद आपके सिलेबस में एग्जैक्ट लाइन लिखी है जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इलिस्ट्रेटेड बाय मेंबर्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि इसमें केवल एक पुष्प के आधार पर बताना है इस फैमिली के क्या क्या गुण होते हैं और इसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेंथम और हुकर ने क्या किया था, रेननकुलेसी है ना, सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, ब्रेसिकेसी, क्योंकि वो सरसों का पौधा है और उसके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैमिली लेते हैं ब्रेसिकेसी, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। कुल ब्रेसिकेसी का अध्ययन करेंगे, या ब्रेसिकेसी को सिंपली सरसों कुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरसों कुल की बात की जाए तो सबसे पहले वर्गीकरण की स्थिति देखते हैं, है ना, और वर्गीकरण की स्थिति क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में किसके हिसाब से होगी, वो बेंथम और हुकर की पद्धति के हिसाब से। ठीक, तो हम लिखेंगे इसमें कि बेंथम हुकर के अनुसार वर्गीकरण स्थिति। अब वर्गीकरण की स्थिति की बात करें हम आगे, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले क्या आएगा? प्रभाग, फिर आएगा उपप्रभाग, फिर आएगा वर्ग, फिर श्रृंखला, फिर गण। तो सबसे पहले लेते हैं प्रभाग। प्रभाग हो गया एंजियोस्पर्मी, दूसरा हो गया उप एंजियोस्पर्मी। क्यों कहते हैं? क्योंकि बीजांड जो है वो ढके हुए होते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं हम? कुंजी, यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी मतलब बीज, बीज बीज कैसे होंगे? ढके हुए होंगे, किसमें? फल में। तो वैसे बीज तो बीजावरण में होंगे, कुल मिला के इसमें फल उपस्थित होगा। ठीक है, तो बीजांड जो है वो ढके हुए होते हैं। बीजांड ढके होंगे। उसके बाद आता है उपप्रभाग। ठीक है, उपप्रभाग के बाद अगला क्या आता है? उपप्रभाग का नाम क्या है? डाइकोटिलिडनी। ठीक है, डाइकोटिलिडनी क्यों? डाई मतलब दो, कॉटिलिडनी मतलब कॉटिलिडन, यानी कि दो बीज पत्र होते हैं इसमें, दो बीज पत्र होंगे। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि वर्ग, वर्ग कौन सा? और दो बीज पत्र होने के साथ साथ पुष्प जो है वो पंचतई होंगे।
उसके बाद अगला आता है वर्ग, ठीक है। तो प्रभाग, उपप्रभाग, उसके बाद वर्ग की बात करें तो वर्ग है पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली क्यों? क्योंकि दल और बाह्यदल एक दूसरे से मुक्त रहते हैं, ठीक है। पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली में क्या हो जाएगा? दल और बाह्यदल मुक्त। ठीक। और वर्ग के बाद अगला आया श्रृंखला। श्रृंखला कौन सी है? थैलमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी कब कही? देखो पॉलीपेटेली तो क्यों कहा? क्योंकि दल बाह्यदल एक दूसरे से मुक्त होते हैं। उसकी बात करें हम थैलेमी फ्लोरी कब कहेंगे? जब बीजांड विन्यास कैसा होगा? भित्तीय होगा, ठीक है। ये आपने फर्स्ट पेपर जो आपका चल रहा है एनाटॉमी वाला है ना, यानी कि शारीरिकी, आवृत बीजियों की शारीरिकी वगैरह, उस फर्स्ट पेपर में आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ टर्म्स बहुत ज्यादा डिटेल में बतानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपको समझ नहीं आए वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि फाइनली हमें इसमें, ठीक है, बीजांड न्यास जो हो जाए ना वो भित्तीय प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे कि भित्ति से लगा हुआ होगा बीजा, ठीक। तो बीजा थैलमी फ्लोरी में क्या होगा? भित्तीय बीजांड न्यास होगा, भित्तीय बीजांड। अब भित्तीय बीजांड न्यास के बाद अगला हम पढ़ेंगे, श्रृंखला के बाद आती है इसकी गण। गण में पैराइटेल्स। गण में कौन आ गया? पैराइटेल्स। पैराइटेल्स में क्या है? पुंकेसर मुक्त भित्तीय बीजांड न्यास होता है। पुंकेसर एक दूसरे से मुक्त होते हैं, कोई पुंकेसर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा। जैसे फैबेसी में देखोगे ना, तो मटर वाले जो कुल हैं उसमें क्या है? 9 जुड़े हुए होते हैं, एक अलग होता है। तो वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। पुंकेसर एक दूसरे से मुक्त होते हैं। और मुक्त होने के अलावा इसमें पुंकेसर मुक्त होने के साथ साथ बीजांड न्यास जो होता है वो भित्तीय होता है। इसलिए भी इसको पैराइटल्स में रखा, ठीक। उस गण के बाद अगला आता है कुल। कुल मतलब फैमिली, ठीक। तो कुल कौन सा है इसका? कुल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। और इस ब्रेसिकेसी का ही दूसरा नाम अब कर दिया है क्रूसीफेरी। इसका दूसरा नाम और है, क्या है? क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, इसे सरसों भी कुल भी कहते हैं, ठीक। तो जो लक्षण वर्गीकरण के लिए जरूरी होते हैं उसे क्या कहते हैं? कुंजी। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे क्या आ जाएगी इसमें? क्रूसीफेरी के लाक्षणिक गुण, है ना, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। यानी कि क्या, कैसे पता लगाएंगे कि ये पौधा जो है वो ब्रेसिकेसी में ही रखा जाने लायक है या नहीं है? तो बात करें पहले तो पादप जो होते हैं वो ज्यादातर शाकीय होते हैं या छुप होते हैं? शाकीय का मतलब वो पौधे जिनमें लकड़ी वगैरह नहीं है, जैसे पालक होता है, मेथी होता है, सरसों का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो हालांकि बथुआ वगैरह जो पालक वगैरह उनकी फैमिलीज वगैरह अलग है, मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। यानी कि पालक में आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह नहीं होती, कितना सॉफ्ट होता है। तो इसी तरीके से वहां भी काष्ठ
वुडी कंडीशन नहीं होगी, काष्ठीय स्थिति नहीं होगी, तो शाकीय होते हैं या फिर छुप। छुप का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। क्योंकि अरस्तु जो थे, अरस्तु ने तो क्या, उन्हें तो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर उसमें उनके जो स्टूडेंट थे एक थियोफ्रेस्टस, उनको क्या कहा जाता है, पादप विज्ञान यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है ना जीव विज्ञान में। फिर पादप विज्ञान के पिता, क्यों, क्योंकि उन्होंने पौधों का जो अध्ययन किया, तो अरस्तु ने और फिर थियोफ्रेस्टस। तो सबसे पहले जब वर्गीकरण किया गया था, जब अरस्तु ने पौधों का वर्गीकरण किया, वो 3 यानी कि पौधों को वृक्ष, झाड़ी और शाख, 3 में, वृक्ष, छुप और शाख 3 में विभाजित करके उनका अध्ययन किया था, ठीक है। हालांकि फिर बाद में और भी अध्ययन किए गए और धीरे धीरे बैंथम हुकर के हिसाब से क्लासिफिकेशन आज इंडिया में चल रहा है। और बाकी देशों, बाकी जो देश हैं उनमें बहुत सारे और भी देश हैं जिनमें एंगलर और प्रेंटल के हिसाब से हर्बेरियम सुरक्षित है, ठीक है। तो पादप जो होते हैं वो शाकीय होते हैं और छुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्तियां, जो पत्तियां हैं उसकी, वो पत्तियां सरल होती हैं और सरल के बाद अनुपर्णीय होती है, यानी पत्ती में अनुपर्ण होता है ना, एक पत्ती के साथ साथ लगी हुई एक्स्ट्रा संरचना अनुपर्ण, तो अनुपर्ण जो है वो नहीं होगा, पत्तियां सरल होंगी और मतलब एक पिछे की द्विपिछे की वाली स्थिति नहीं है, सीधे तने से लग गई, अनुपर्ण, यानी इनमें अनुपर्ण जो है वो नहीं होगा। उसके बाद आता है पुष्पक्रम, ठीक। सरसों का देखो भाई, ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि ब्रेसिकेसी का वर्गीकरण बताइए या सरसों का वर्गीकरण बताइए। अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से सरसों का पूछा जाए ना, तो कुल के बाद आप क्या करना है, यहाँ वंश और जाति और लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि सरसों का आपको साइंटिफिक नेम तो पता होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। तो पुष्पक्रम जो होता है इसका, वो होता है असीमाक्षी, असीमाक्षी। वैसे तो आप पढ़ोगे है ना, फर्स्ट पेपर में है असीमाक्षी, ससीमाक्षी वगैरह, दल जो होते हैं वो पंचतई कैसे होते हैं, पुष्पों का क्रम वगैरह। वैसे असीमाक्षी का मतलब जिसमें वृद्धि होते चले जाए, ससीमाक्षी मतलब वृद्धि रुक जाए। जैसे समझो किसी पौधे में पुष्पक्रम आ गया, यानी फूल आ गए, फूल आने के बाद उसके आगे वृद्धि नहीं हुई, जैसे गेंदा वगैरह का फूल होता है ना, जैसे जो माला में लगते हैं पीले वाले फूल, जैसे यहाँ से फ्लावर आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब अगर ये फ्लावर लगने के बाद ये पुष्प की आगे वृद्धि नहीं कर रहा है, तो इसे कहते हैं ससीमाक्ष, ससीमाक्षी। लेकिन अगर ये आगे वृद्धि कर रहा है, यानी कि इसकी स्थिति ये है, ये पौधा है, यहाँ फूल आ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, इधर फ्लावर आ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, है ना, तो उसे बोलते हैं असीमाक्षी। जैसे बेल होती है ना, जो मतलब लताएं होती हैं, फ्लावर, मधुमालिका वगैरह की, उनमें देखने को मिला होगा, ठीक है। बेल कभी रुकती नहीं है, वो लंबी होते चलती है, तो फूल आते रहेंगे साइड बाय साइड और पेड़ जो है लंबा होता चला जाएगा, तो उसे कहते हैं असीमाक्षी। या कई बार असीमाक्षी के साथ साथ असीमाक्षी समशिख होता है, बताती हूँ भी क्या होता है। असीमाक्षी समशिख, ठीक, यानी इसकी स्थिति ये हो, अगर तो असीमाक्षी यानी एक तरफ पुष्प इधर आ गया, फिर ये यहाँ से दूसरा निकल गई शाखा आगे, फिर इसमें दूसरी तरफ पुष्प आए, इनकी भी स्थिति ये हो गई ऐसे। समशिख, सबका सिर बराबर उस पे होगा ना, सॉरी ये बराबर है ना, शिख फूल जो है इस तरीके से। तो बाकी का ये जो डिटेल है वो आपको, जो सर आपको फर्स्ट पेपर करवा रहे हैं वो आपको डिटेल में करवा देंगे, ठीक है। पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और कुछ, ठीक। तो पुष्पक्रम के बाद अगला आता है पुष्प। पुष्प जो होता है वो चतुष्टयी और दलपुंज जो होते हैं
स्वास्तिक कैसा होता है, सातिया लगाते हैं ना वो, स्वास्तिक। इस तरीके से दलपुंज का विकास होता है, ठीक है। वैसे आपका प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो उस प्रैक्टिकल में आपका सरसों के फूल पर पूरा प्रयोग है, ठीक है। तो पुष्प क्रम के बाद अगला है क्या, पुष्प। तो पुष्प में आप क्या लिखोगे, पुष्प जो होते हैं जैसे स्वास्तिक में सब एक दूसरे के सामने है ना भुजाएं, ठीक ऐसे ही इसमें दल हो जाते हैं, चतुष्टयी और स्वास्तिकाकार, यानी कि चतुष्टयी। और एक दूसरे से, या आप लिख सकते हो क्रॉसित, दल जो है वो क्रॉसित विन्यासित होते हैं एक दूसरे के सीधे सामने, क्रॉसित, या ऐसे लिख लो, यहाँ जगह नहीं है ना, दल पुंज जो है वो क्रॉसित। क्रॉसित का मतलब एक दूसरे के जस्ट सामने, इस कंडीशन में ऐसे क्रॉस बनता है ना, तो इसके जस्ट सामने आया कि नहीं आया, ये इसके मतलब ये कंडीशन है, एक फूल यहाँ, एक दल यहाँ, एक दूसरा यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं एक दूसरे के जस्ट सामने। फिर आगे पुमुंग, पुमुंग में 6 पुमुंग होते हैं और चतुर्दीर्घी होते हैं, मतलब 6 में से 4 लंबे होते हैं, 2 छोटे होते हैं। पुमंग, ठीक है। तो पुमंग जो होते हैं वो 6 होते हैं संख्या में और चतुर्दीर्घी होते हैं। अब आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए।